देखो भाई, जो ये प्रायद्वीपीय नदियां के बारे में आज टॉपिक पढ़ेंगे हम, ये होता क्या है ना। प्रायद्वीपीय भारत के मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा हुआ है। मतलब इसका जो आपका निर्माण है वो कहाँ से हुआ है? पश्चिमी घाट। कहाँ से हुआ जी? पश्चिमी घाट से हुआ है, जो पश्चिमी तट के नजदीक उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। कहाँ स्थित है ये? उत्तर से दक्षिण, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। प्रायद्वीपीय भाग की मुख्य नदियां, टिक लगाओ, कौन कौन सी मुख्य नदियां हैं इसकी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। पूर्व की ओर बहती नदियां, कैसे नदियां ये? पूरब की ओर बहती है। किसके तरफ बढ़ती है ये? पूरब की ओर बहती है, तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है बेटा? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ध्यान से याद रखिएगा कि जो पूरब से नदियां निकलती है वो कहाँ जाकर गिरती है बेटा? बंगाल के खाड़ी। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक लगा लीजिएगा। आगे देखिएगा, देखिए यह नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में प्रभावित होने वाली अनेक छोटी धाराएं नर्मदा एवं ताप्ती दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती है, और यह प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियों आकार में तुलनात्मक रूप से छोटी है। अब हम पढ़ेंगे नर्मदा द्रोणी और ताप्ती द्रोणी के बारे में। कौन कौन सा? नर्मदा द्रोणी और ताप्ती द्रोणी के बारे में। नर्मदा का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के नजदीक से है। कहाँ से बेटा? अमरकंटक पहाड़ी के नजदीक से है। नर्मदा का अगर पूछा नर्मदा नदी जो है उसका ओरिजिन कहाँ से है तो क्या बोलोगे? अमरकंटक का जो पहाड़ है उसके नजदीक से ओरिजिन है, ठीक है बेटा। यह पश्चिम की तरफ एक घाटी में बहती है और समुद्र तक पहुंचने में क्रम में यह नदियां अनेक दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में यह नदियां गहरे गौर से होकर प्रभावित होती है, और जहां ये नदियां तीव्र ढाल से गिरती है वहां धुआंधार प्राप्त बनाती है। जहाँ ये तीव्र ढाल से, तीव्र मतलब बहुत ही तेजी से नीचे की ओर गिरती है, वहाँ ये धुआंधार प्राप्त बनाते हैं। देखो नर्मदा की सभी सहायक नदियां अत्यंत छोटी है। इनमें से ज्यादातर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। कैसे मिलती है बेटा? समकोण का मतलब क्या होता है? ये नदियां ऐसे आ रही है, इसको ऊपर मिल गई नदियां, इसे बोलते हैं हम समकोण। क्या बोलते थे? समकोण बोलते हैं, है ना। आगे आइए, नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। कैसा बेटा? कहाँ विस्तृत हो जाता है ये? मध्य प्रदेश और गुजरात। अब आता है तापी द्रोणी। तापी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से निकलती है। कहाँ से निकलती है तापी? सतपुड़ा के श्रृंखलाओं से निकलती है। श्रृंखला मतलब सीरीज होता है। यह भी नर्मदा के समांतर एक ब्रह्मरस घाटी से प्रभावित होती है, परंतु इसकी लंबाई बहुत कम है, और इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के मध्य का तटीय मैदान बहुत अधिक संघरा है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारत, पूजा, पेयर, ये राज्यों के नाम बताया जाए जहाँ नदियां ये बहती है, जहाँ ये ताप नदियां बहती है, ठीक है। आगे देखिए, अब आता आपका गोदावरी द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है। आपसे बोला जाएगा प्रायद्वीप नदियां, पेनिनसुलर में सबसे लंबी नदियां जो होती है वो कौन है बेटा? गोदावरी, ठीक है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से होता है। इसकी लंबाई तकरीबन 1500 किलोमीटर है और यह बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरता है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे विशाल है और इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में कई सहायक नदियां मिलती है। क्या मिलती है? सहायक नदियां मिलती है, छोटी नदी नहीं। पूर्णा, वर्धा, मांजरा और वेनगंगा तथा पेनगंगा, इनमें से अंतिम 3 सहायक नदियां बहुत बड़ी है। जो अंतिम 3 सहायक नदियां ना, कौन कौन सी? मांजरा और वेनगंगा और पेनगंगा, ये जो सहायक नदियां हैं ये बहुत बड़ी नदी है और बड़े आकार और विस्तार के चलते यह दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नाम से? दक्षिण गंगा के नाम से कितने नदियां जानी जाती है? 3 नदियां, ठीक है। जो किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की है। गोदावरी कहाँ से निकलती है बेटा? इसका उद्गम कहाँ से है? महाराष्ट्र के नासिक जिले। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो आपका ये महानदी द्रोणी,
महानदी छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से निकलती है और तथा उड़ीसा से प्रभावित होती है, बंगाल के खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और ये कहाँ का इसकी द्रोणी क्या है बेटा? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, है ना। कृष्णा द्रोणी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के नजदीक एक स्रोत से निकलकर कृष्णा तकरीबन 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में भी गिर जाती है। ठीक है बेटा। इसकी सहायक नदियां भी जो होती है ये भी इसी में मिलती है, मूसी, भीमा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, कोयना, ये इसकी सहायक नदियां हैं। टिक लगा लीजिएगा, पेपर में बहुत पूछते हैं सहायक नदियां बहुत ज्यादा। और सहायक नदियां कौन सी नदियों से मिलती है और ये नदियां कहाँ से निकलती है और कौन सा कहाँ पे जाके ये गिरती है, ये पूछता पेपर में कुछ। क्लियर है? कावेरी द्रोणी खुद पढ़ना है आपको। अब हमारा आता है झीले। क्या था बेटा? झीले। झीले के ऊपर भी पढ़ाएंगे, थोड़ा सा पहले जो मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ लो, फिर हम पढ़ाएंगे झीले के ऊपर। ठीक है, आप यार झीले पढ़ाइए तो टॉपिक खत्म हो जाएगा। झीले कश्मीरी घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों तथा शिकारा का नाम आपने अवश्य सुना होगा, अवश्य सुना होगा, जहां हर साल हजारों की संख्या में देश विदेश से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। अच्छा, कौन सा पार्ट कर लिया तुमने? नेक्स्ट पार्ट कर लिया क्वेश्चन, इसका वाइग्रोन निकाल लिया है? ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट करो। थर्ड हो गया तो फोर्थ करो, और पार्ट। हाँ, बैठो मत, करते रहो दो पार्ट। यहाँ पर टी क्यों आया? कौन सा? यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 है 3 है, 2 होगा। तो झीलें जो है कश्मीरी घाटी में प्रसिद्ध डल झील है। क्या बेटा? डल झील। और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग क्या आते हैं? घूमने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं बेटा, है ना। मान लो शादी विवाह हो जाती है ना, तो सब हनीमून के मनाने के लिए जाते हैं पहाड़ी एरिया में, तो यहाँ आते हैं, यहाँ नाव में घूमते हैं, बैठते हैं, कभी कभार नाव पलट जाती है तो शादी के बाद राम राम करते हैं। और क्या, लाइफ की शुरुआत करने के लिए लाइफ खत्म हो गई नहीं, इसलिए डल झील आ गया। डल झील कहाँ पर है बेटा? राज्य बताइए, राज्य का नाम, राज्य का नाम क्या है? जम्मू और कश्मीर। इसकी राजधानी कौन बताएगा? जम्मू कश्मीर की राजधानी। गलत जवाब, पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट क्लास बताएगा मुझे जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है। अबे यार आज आओ। अब क्या होता है, आप दूसरे झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे जहां नौकायान, तैराकी, दूसरे जलीय क्रीड़ाओं का आनंद लिया गया है। कल्पना कीजिए यदि आप कश्मीर, नैनीताल और अन्य पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती तब क्या उतना ही आकर्षक यहाँ पे होता? अगर मान लो यहाँ पे झीलें नहीं होती, अगर यहाँ पे झीलें नहीं होती तो क्या इतना आकर्षक होता? नहीं होता। लोग आते ही नहीं, अगर झील नहीं है तो क्यों जाएंगे? दिल्ली नहीं है, दिल्ली में आओ, बिहार चले जाओ, फिर तो झील नहीं है तो उत्तर प्रदेश चले जाओ। भाई आप नैनीताल कश्मीर घूमने क्यों जाते हैं? पहाड़ी इलाका है, झीलें हैं, है ना। तो झीलों का महत्व तो बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे टॉपिक आता है आपके पास, नीचे पैराग्राफ देखिए, भारत में भी अनेक झीलें हैं, भारत में भी अनेक झीलें हैं। यह एक दूसरे के आकार तथा अन्य लक्षणों से अलग है। या तो आकार अलग होगा, कोई छोटा झील होगा, कोई बड़ा झील होगा, गाढ़ होगा, तथा कुछ में मात्र वर्षा ऋतु में ही जल होता है, जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले और सूखक इलाकों में दौड़ने वाले झील। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमालयों एवं बर्फ के चादर की क्रिया से हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलें हैं जो नदियां और क्रियाकलाप पर चलता हुआ है। अब देखो क्या कह रहा है, एक बिशप नदी, नदी बेटा बिशप नदी बना पढ़ाया था। बिशप क्या होता है? बिशप नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील बनाती है। क्या बनाती है बेटा? गोखुर झील, ये भी बताया था मैंने, लगवाया था। यस, सिपट तथा बार तटीय इलाकों में लेगून का निर्माण करते हुए, जैसे चिल्का झील। कौन सा झील बेटा? चिल्का झील बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये पेपर में बहुत ज्यादा चिल्का झील के बारे में बताऊंगा मैं। चिल्का झील, पुलिकट झील, कैनबरा झील अंतर्देशीय हिस्सों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के अनुसार राजस्थान की सांबर झील जो एक लवण झील वाली झील है, लवण झील वाली झील है। सांबर झील क्या झील है बेटा? साल्ट बोलते हैं ना, सॉल्ट वाला, नमक वाली। इसका जल का इस्तेमाल नमक के निर्माण के लिए होता है। आपसे पूछ देगा सांबर झील कहाँ पर है? राजस्थान में। किस लिए उपयोग किया जाता है इसका पानी का? नमक लाने के लिए। मीठे पानी की ज्यादातर झीलें
हिमालय क्षेत्र में है। कहाँ है बेटा? यह मुख्यतः हिमानी द्वारा निर्मित है। दूसरे शब्दों में यह तब निर्मित हुई जब हिमानियों ने कई द्रोणियां गैरिज बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई। किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंद गए। क्या हो गए बेटा? बंद गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील, इंपोर्टेंट है वुलर झील, जम्मू कश्मीर की वुलर झील भूभागीय क्रियाओं से निर्मित है और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। क्या बेटा? ये प्राकृतिक झील है। क्या नाम है उसका? वुलर झील। अब देखो मैंने मीठा पानी का बता दिया और खारे पानी का बता दिया, दोनों बता दिया। और कहाँ पर है ये बता दिया, पेपर में हो जाएगा। ठीक है बेटा? अब इसके अलावा जल विद्युत उत्पादन हेतु नदियों पर बांध बनाने से भी झील निर्मित हो जाते हैं, जैसे गुरु गोविंद सागर। कहाँ पर ये? बाघा नांगल परियोजना। क्लियर है? अब देखो आप सब क्या करो, नदी का प्रदूषण का टॉपिक है तो इसको समझाता हूँ। देखो नदी का प्रदूषण कैसे होता है। जब आप क्या करते हो, फैक्ट्री की जो पानी वानी होती है या गंदे कपड़े नहाना वहाना सोच आप क्या करते हो, नदी के किनारे करते हो। गंदा पानी फैक्ट्री गया, नदी में गिरा तो क्या हो जाएगा? इससे नदी प्रदूषण होगा नहीं होगा? है तो नदी प्रदूषण होने से क्या बहुत सारी चीजें बैड इफेक्ट आएगा। वहाँ नदी के अंदर जो मान लो जो जलीय पक्षियाँ हैं वो सबसे ज्यादा, जलीय जानवर हैं वो भी मर जाएंगे, है ना। तो ये सब चीजें क्या होती है, नदी प्रदूषण को हमें बचाने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। पेपर में ये आता है कि नदी प्रदूषण से आप क्या समझते हैं या नदी प्रदूषण कैसे होता है, नदी प्रदूषण को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाए। क्लियर है ना? तो आपका ये चैप्टर खत्म। इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर आपको घर से करके लाने, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास जो होगा आपकी बुक लेके नहीं आना है। कौन सी बुक लेकर आनी है आपको? इकोनॉमिक्स। कौन सी बुक लेकर आनी है बेटा? इकोनॉमिक्स। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना? चलो।